एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें जिससे कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आएं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि एक ही उत्तर बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं, उनका आंसर जो है एक ही रहता है, एक ही टीचर का नोट्स रहता है या फिर एक ही किताब से पढ़ते हैं और लिखते भी वही हैं। लेकिन एक विद्यार्थी जो है उसी परीक्षा में बहुत अच्छा से अच्छा अंक पा लेता है। मान लीजिए कि 16 नंबर का प्रश्न है तो 14 से 15 अंक तक पा लेता है। वहीं विद्यार्थी उसी उत्तर को लिखता है और उसको 3 से 4 अंक आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रश्न के उत्तर को लिखें जिससे कि हमको अधिकतम से अधिकतम अंक जो है प्राप्त हो सके। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस समस्या का हल करने के लिए एक मॉडल क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक पा सकता है। जब तक आप इन सब नियमों का अनुसरण नहीं करते हैं तो तब तक आप अपने विद्यालय में, जिला में, यूनिवर्सिटी में या फिर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है टॉप नहीं कर सकते हैं या 90 के आसपास जो है आप प्रतिशत नहीं पा सकते हैं। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले आप जो प्रश्न है उसके सबसे पहले एक रूपरेखा बनाइए कि जो है इस प्रश्न का जब आप आंसर जो लिखेंगे उस प्रश्न का एक रूपरेखा बनाकर ही अगर आप लिखते हैं तभी आपको अच्छे से अच्छे अंक जो है आपको मिलेंगे। अब रूपरेखा कैसे बनेगा हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी प्रश्न का रूपरेखा कैसे बनता है। दूसरा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप एक जो है फिगर उसमें जरूर समावेश करें। जब तक आप कोई भी फिगर समावेश नहीं करेंगे तब तक जो है आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक नहीं पा सकते हैं। एक किसी भी प्रश्न में एक फिगर बनाया हुआ है और एक फिगर नहीं बनाया गया है तो उसमें 2 अंक का अंतर आ ही जाता है। तो इस प्रकार जो है किसी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उसमें एक रूपरेखा बनाइए। दूसरा उसमें फिगर एक अवश्य बनाइए। अब फिगर कैसे बनाते हैं इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं। तीसरा जो है किसी प्रश्न में एक निष्कर्ष जरूर लिखिए। तो इस प्रकार अगर आप इन तीनों चीज़ों का जो है अनुसरण करते हैं, नियम लागू करते हैं, पालन करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक आना निश्चित हो जाता है। अगर वही व्यक्ति जो है उत्तर लिखा हुआ है और रूपरेखा नहीं बनाया है, फिगर नहीं बनाया है, निष्कर्ष नहीं लिखा है तो 16 नंबर में या 20 नंबर में उसको जो है 10 आएंगे तो आपको जो है 18 से 19 अंक आ सकते हैं। तो इसी कैसे हम किसी प्रश्न का उत्तर लिख, तो इस प्रकार आप अगर जो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो आपको हम प्रश्न का उत्तर का लिखने का तरीका समझा रहे हैं, निश्चित रूप से हम लगभग 10 साल से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। जो विद्यार्थी जो है इस नियम का अनुसरण किया वही जो है लगभग विद्यार्थी अपने कॉलेज लेवल पर फर्स्ट या सेकंड नंबर तो जरूर आया। तो अगर आप भी जो हम ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं अगर ये तीनों 4 रूल का अनुसरण करते हैं प्रश्न का उत्तर लिखते समय तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप इस नियम का अनुसरण करते हैं तो अगर सिंपल जो है मान लीजिए कि आप सिंपल जो प्रश्न पूछा जा रहा है सीधे सीधे गाइड से या किसी तरह उसको पढ़ के उत्तर लिख देते हैं तो आपको नंबर भी सिंपल ही मिलेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं अपने कॉपी में तो आपको निश्चित रूप से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा तभी आपको परीक्षा में कुछ एक्स्ट्रा अंक जो मिल जाएंगे। सामान्य कॉपी लिखेंगे जैसे सभी विद्यार्थी लिखते हैं तो आपको नंबर भी सामान्य आएगा जैसे सभी विद्यार्थियों को आता है। अगर आप एक्स्ट्रा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि सभी विद्यार्थियों को उतना अंक नहीं आए तो निश्चित रूप से कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना होगा उस प्रश्न में, तभी जो है आपका एक्स्ट्रा नंबर अंक जो है आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश किए हुए हैं जिससे कि आपको उत्तर लिखने के तरीके जानकारी हो जाए और आपका परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो है आ सके। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहेंगे तो आप जो है
निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार देखिएगा। और किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आप कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हम आपको और समस्याओं का समाधान जो है कर सकें। अगर एक प्रश्न से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट करते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 7033746830 पर, तो निश्चित रूप से हम 1-2 और प्रश्नों का जवाब दे देंगे, जिससे कि आपको समझ आसानी से हो जाए। जैसे कि आपको जानकारी ही होगा आजकल जो क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चलने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी घर से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो और भी रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि घर बैठे हम कैसे जो है प्रश्न को जो है लिख सकते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छे अंक जो है आ सकें। साथ ही अगर आप जो है नोट्स बनाना चाहते हैं घर पे ही, तो अगर इन सब नियमों का अनुसरण कर लेते हैं और ऐसे नोट्स भी बनाते हैं तो निश्चित आपको नोट्स भी बहुत अच्छे होंगे और आपके परीक्षा में अंक भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बिना समय गंवाए जो है हम आगे आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में की विशेषताएं क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे वही इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। एक बात और कि अगर आप जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दूसरे अपने सहयोगियों की सहायता के लिए कि और भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाभ ले सकें, तो आप इस वीडियो एबी जानकारी में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न लिखने का तरीका बताऊंगा। अगर ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, आप कॉलेज लेवल पर, जिला लेवल पर या राज्य लेवल पर टॉप आ सकते हैं। हम बहुत सारे कॉपी चेक किए हुए हैं और हर एक साल लगभग इसी तरह के प्रश्न लिखने वालों को अधिक से अधिक जो है नंबर मिलता है। तो कैसे कॉपी लिखना है हम आपको इस प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन जैसा क्या ऊपर दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन बीएड के लिए भी है और डीएलएड के लिए भी है और बहुत सारे और भी कंपटीशन के लिए है। तो ये क्वेश्चन जो है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन है कि किशोरावस्था क्या है, इसके अर्थ परिभाषा लिखते हुए बतावें कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, किशोरावस्था क्या है, इसके अर्थ परिभाषा लिखते हुए बताएं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को हम लोग उतार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ कह रहा है कि किशोरावस्था क्या है, तो उसको हम लिख दिए, फिर उसके अर्थ परिभाषा को लिख दिए और उसके विशेषताओं को लिख दिए। लेकिन ऐसे आप लिखेंगे तो आपका सामान्य मार्किंग होगी, और मान के चलिए कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10-11 से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। विद्यार्थी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिखे हुए हैं फिर भी हमको अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं परीक्षा में, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न ही मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कॉपियों को चेक किया है, लेकिन जो इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर लिखते हैं उन्हीं को अधिक से अधिक नंबर जो है शिक्षक देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो आम जो सिस्टमेटिक ढंग है, जैसे हम लोग पहले लिखते थे मैट्रिक इंटर में, यहाँ पे बीएड डीएलएड एमएड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं देना है। तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ आंसर पर लिखा गया है कि सबसे पहले हम उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद लिखेंगे किशोरावस्था का अर्थ, उसके नीचे लिखेंगे किशोरावस्था की परिभाषाएं, और उसके नीचे लिखेंगे किशोरावस्था के विशेषताएं, और उसके अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। अगर इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक अंक आ सकते हैं। मान के चलिए दूसरा प्रश्न से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। प्रश्न पूछ दिया कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग अक्सर करते क्या है कि गाइड से, किताब से सीधे सीधे लिख देते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करना नहीं है। अगर प्रश्न पूछ रहा है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, तो सबसे पहले हम ऐसा ही रूपरेखा बनाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तावना, इसके बाद लिखेंगे सीखने का अर्थ एवं परिभाषा, और उसके बाद लिखेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद लिखेंगे निष्कर्ष। तो इसी सिस्टमेटिक ढंग से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से बीएड डीएलएड एमएड या अन्य किसी भी परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे
हम देखते हैं कि इसको कैसे कैसे लिखना है। तो ये आपको रूपरेखा दिखाई दिया, चाहे तो आप हम रुके हुए हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, या फिर इसको प्राप्त करना चाहते हैं इस पूरे क्वेश्चन के PDF को, तो टेलीग्राम है हमारा AB जानकारी, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइनिंग करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा हो गया। अब लिखेंगे कैसे, तो सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रस्तावना, तो यहाँ पे जो है सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ प्रस्तावना, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना हम लोग क्या कहते हैं कि जो टॉपिक पर आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसी में सामान्य जानकारी कम से कम हम कुछ जो है बातें जो उसमें लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कि किशोरावस्था क्या है, और इसके अर्थ परिभाषा लिखते हुए बतावें कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आपको एक और बात यहाँ बता देते हैं कि अधिकांशतः BEd DLEd MEd में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक में 2-3 प्रश्नों को शामिल किया जाता है, वो सभी चीज़ें आपको हम आगे बताएंगे। और यहाँ देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि प्रस्तावना में जो टॉपिक रहता है उसी से संबंधित कुछ बातें जो है संक्षेप में लिख दी जाती है, जिससे कि कॉपी देखने वालों को जानकारी हो जाए कि विद्यार्थी को कुछ न कुछ जो है इसके बारे में पता है। तो प्रस्तावना क्या है कि मानव जीवन के विकास की, ध्यान दीजिए, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। यह अवस्था परिपक्व अवस्था तक रहती है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहा जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का मध्य का काल है, और यह 3 वर्ष, ध्यान दीजिए, यह 3 नहीं 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेग की अवस्था कहा गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को तूफान या संवेग की अवस्था भी कहा है। इस अवस्था को बालकों को उचित मार्गदर्शन करने पर ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और भावी जीवन की दशा इसी समय निर्धारित होती है। तो देखिए यहाँ कम से कम शब्दों में पूरा किशोरावस्था का निचोड़ लिख दिया गया है, जिससे कि आसानी से कोई इतने कम शब्दों में किशोरावस्था के बारे में समझ सकता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है जो कि रूपरेखा में हम किए हुए हैं, हमें लिखना है, दूसरे पेज आ गया। अब यहाँ पे किशोरावस्था का आप तो कॉपी लिखेंगे तो लाल से नहीं, आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करेंगे। तब उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना के बाद किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था का अर्थ क्या है कि किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है, और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेंस से एडोलोसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में जाने पर जो स्थिरता आई थी वह विलुप्त हो जाती है। किशोरावस्था में बालक के शरीर और मस्तिष्क में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिन्हें देखकर किशोर किशोरी स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसके प्रस्तावना लिखा गया है, उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए किशोरावस्था की परिभाषा लिखी गई है, तो 2-3 परिभाषा भी हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टैनले हॉल के अनुसार, और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। एक बात और कहते चलें कि आपको वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे एक और बातें बताना है आपको जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो हम लाल रंग का लिखे हुए हैं, विद्यार्थी लाल रंग में नहीं लिखेंगे, वो खाली ओनली जो है ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करेंगे। और यहाँ जो परिभाषा जो हमने दिया हुआ है स्टैनले हॉल के अनुसार, वह है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। वहीं एक और परिभाषा है जर्सील्ड के अनुसार। जर्सील्ड ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से
परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले देख लीजिए, हम थोड़ा सा लेट हो रहा है कि उसके रूपरेखा लिखे, और रूपरेखा के बाद जो है यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है प्रस्तावना, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ हो गया, और उसके बाद तीसरा नंबर पर किशोरावस्था की परिभाषाएं हो गई। अब हम चलेंगे किशोरावस्था के विशेषताएं के बारे में, उसके बाद हम निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए प्रस्तावना जब हम बता चुके हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ भी बता चुके हैं, और उसके बाद किशोरावस्था की परिभाषाएं भी बता चुके हैं। अब हम चलते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। तो आपको बताते चलें कि कोई भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और अच्छे से अच्छे अंक लाना है, टॉप करने की इच्छा है, तो कम से कम हर एक क्वेश्चन में एक फिगर अवश्य बनाएं। और फिगर कैसे बनाते हैं इसके लिए अलग से हम वीडियो बताएंगे कि छोटे प्रश्न का फिगर कैसे बनाएंगे, बड़े प्रश्नों पर फिगर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मूल क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताएं, तो देखिए लिखा हुआ है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और हो सके अगर जो, और देखिए एक फिगर भी हमने यहाँ बना दिया है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एक फिगर अवश्य बनाएं, क्योंकि यह फिगर में पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा सघन यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर 4-5 पॉइंट रहता तो और आप अच्छे से अच्छे फिगर जो है बना सकते हैं। अगर फिगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन में अलग से 2 नंबर अवश्य मिल जाते हैं, मतलब फिगर पर ही, क्योंकि फिगर देखने से ही बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ मिल जाती है कि विद्यार्थी जो है अंतर कॉपी में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किशोरावस्था का विशेषताएं लिखना है, तो हमने एक पेड़ बना दिया है और पेड़ के जड़ में यहाँ लिख दिया है किशोरावस्था की विशेषताएं। और पत्ते पर जो है हमने लिखा हुआ है कि पहला है शारीरिक विकास, और यहाँ क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है, तो शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है स्थिरता का अभाव, 4 है व्यवहार में विभिन्नताएं, और 5वां है घनिष्ठ मित्रता, 6 नंबर पर है रुचियों में परिवर्तन, 7 है काम शक्ति की परिपक्वता, और 8 है समूहों के महत्व, 9 है स्वतंत्रता की भावना, और 10 है समाज सेवा की भावना, 11 है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, और 12 नंबर पर है वीर पूजा की भावना, 13 नंबर पर है स्वामित्व की भावना, और 14 नंबर पर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। तो ये जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। तो अगर ऐसे फिगर बनाते हैं या इससे भी अच्छे फिगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। यहाँ चूँकि इसके जो विशेषताएं हैं 15-16 हैं, इसीलिए थोड़ा सा देखने में सघन दिखाई दे रहा है, उतना सुंदर फिगर नहीं दिखाई रहा है। लेकिन आप अच्छे से अगर अच्छे फिगर बनाते हैं तो 2 अंक अलग से फिगर के लिए दिए जाते हैं। और अगर इतना भी लिखकर मान लीजिए कि टाइम का अभाव रहता है, छोड़ देते हैं, तो शिक्षक समझ जाते हैं कि विद्यार्थी जब इतना जानता है तो निश्चित रूप से विस्तार से भी जानता होगा। लेकिन अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीएड, डीएलएड, एमएड या कोई भी अन्य कंपटीशन के लिए, तो ये सब फिगर बनाते हैं तो किसी भी प्रश्न पर 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। अब इस समस्याओं का थोड़ा सा हल कर देते हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो क्या करेंगे, देखिए जो सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है शारीरिक विकास, अब हम यहाँ पे नीचे जाकर इस पेज के बाद लिखेंगे शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, और कि किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौन आराम के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में किशोरियां स्त्रीत्व को तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं और इस दिशा में अग्रसर होते हैं। किशोरावस्था में भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, शारीरिक ढांचे तथा मांसपेशियों में दृढ़ता आ जाती है। तो इस प्रकार जो है हमारा यह हुआ शारीरिक विकास। किशोरावस्था में इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन विकास होता है। और दूसरा हुआ मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका जो है आंसर हुआ, जो डिटेल्स में बता रहे हैं कि किशोर अवस्था में मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है। कल्पना, स्मृति, दिवा सपनों की बहुलता, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अधिक हो जाती है। इस अवधि में किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है। वह सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है। एक बात और कहते हैं कि अगर इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर इस प्रश्न से समझ में नहीं आ रहा है और भी किसी प्रश्न का आप उत्तर चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके आप उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब चलते हैं तीसरा क्या है 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर है स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। इसमें क्या है कि किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों की मन स्थिति शिशुओं के समान अस्थिर हो जाती है। बाल्यावस्था में आई स्थिरता समाप्त होने लगती है तथा किशोर किशोरियों की पुनः शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं। इसलिए किशोरावस्था को शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार में इतनी तेजी आती है कि किशोर किशोरियों का व्यवहार उद्विग्न सा रहता है। उनके विचार क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। परिणामतः वे अन्य व्यक्तियों तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन यहाँ पॉइंट समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है 4 नंबर पर व्यवहार में विभिन्नताएं, और यहाँ पे क्या है इसका कि किशोर किशोरियों में संवेग की प्रबलता होती है। संवेगात्मक आवेश में वे असंभव तथा असाधारण लगने वाले कार्यों को भी कर डालते हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर उनके व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वह कभी उद्यम उत्साह से युक्त, कभी बिल्कुल हतोत्साहित, कभी अत्यंत क्रियाशील तो कभी अत्यंत काहिल दिखाई देते हैं। मैंने कहने का मतलब है किशोरावस्था में विद्यार्थियों का जो है किशोर किशोरियों का व्यवहार जो है अस्थिर रहता है, कभी बिल्कुल उदास तो कभी काफ़ी खुशी दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है 5 नंबर घनिष्ठ मित्रता, फास्ट फ्रेंड। किशोरावस्था में किशोर किशोरी किसी समूह सदस्य हो जाते हैं और वे किसी भी अपने नज़दीकी मित्र से घनिष्ठ संबंध जो है बन जाते हैं, जिससे कि उनकी मित्रता तो काफ़ी मजबूत हो जाती है। और अगला है रुचियों में परिवर्तन तथा अस्थायित्व। रुचियों में परिवर्तन तथा अस्थायित्व। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में किशोर किशोरियों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन देखे गए हैं, परंतु बाद के वर्षों में किशोर किशोरियों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बाद में उनकी रुचियों में जो अस्थगित आने लगती है। किशोर तथा किशोरियों की रुचियों में कुछ समानताएं भी होती है तथा कुछ विभिन्नताएं भी होती है। पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ना, रेडियो सुनना, सिनेमा तथा दूरदर्शन कार्यक्रम देखना, शरीर को आकर्षण बनाने के लिए अलंकृत करना, विषमलिंगी की ओर आकर्षित करना होना आदि किशोर तथा किशोरियों की रुचियों होती है। किशोर खेलकूद, घर से बाहर घूमने फिरने में अधिक रुचियां लेते हैं, जबकि किशोरियां कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत तथा घरेलू कार्यों में विशेष रूप से रुचि लेने लगती हैं। तो इस प्रकार जो है यही आपका क्या हुआ, उनके रुचियों में परिवर्तन हो गया। अब आगे देखते हैं हम क्या है कि काम शक्ति की परिपक्वता जो है इनमें आ जाती है किशोर किशोरियों में। और अगला है 8 नंबर पर समूह का महत्व, और इसमें क्या है कि किशोर किशोरियां अपने समूह अथवा संगी साथियों को अपने परिवार, अध्यापक तथा विद्यालय से अधिक महत्व देते हैं। उनके समस्त कार्य तथा व्यवहार समूह से प्रभावित होते हैं। वे अपने समूह के दृष्टिकोण को अधिक अच्छा समझते हैं तथा उनके अनुरूप ही अपने व्यवहारों, आदतों, रुचियों तथा इच्छाओं आदि में परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब है कि किशोर किशोरी इस अवस्था में अपने जो समूह में रहते हैं उसी समूह के अनुसार जो है कार्य करने लगते हैं, और जिसके लिए माता पिता या शिक्षक कभी कभी उनको रुकावट भी डालते रहते हैं। अगला है स्वतंत्र व विद्रोह की भावना। किशोर अवस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने से बड़ों के आदेशों, परिवार और समाज की परंपराओं, रीति बिना तर्क के वे किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वे विद्रोह करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में किशोर किशोरियां प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस अवस्था में विद्यार्थी जो है अपने आप को स्वतंत्र चाहते हैं। माता पिता, अभिभावक, शिक्षक के कंट्रोल को वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर उनके कार्यों में किसी प्रकार का कोई रुकावट डालता है तो उसका सीधे सीधे जो है क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर की समाज सेवा की भावना।
और इसमें क्या है कि किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। किशोर दूसरे व्यक्तियों को उपकार करना चाहते हैं और उनमें त्याग एवं बलिदान की भावना प्रबल होती है। देश, समाज अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां अपने प्राणों की बाजी लगाने तक के लिए तत्पर हो जाते हैं। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम तथा हित भाव से ओतप्रोत रहते हैं। वे गलत चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं और समाज में अच्छाइयों का जो है स्थापना करना चाहते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे देश के, भारत के, वो कभी इसी किशोरावस्था में सूली पर चढ़ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य था देश को आज़ाद करना। अगला है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। किशोरावस्था में धार्मिक भावना का उदय भी होता है। किशोर तथा किशोरियां किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकारने लगते हैं। वे धर्म में विश्वास करने लगते हैं तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि को आदर देने लगते हैं। यानी कि इस उम्र में विद्यार्थी को धर्म के प्रति भी रुझान हो जाता है और वो अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा कटिबद्ध हो जाते हैं और तरह तरह के जो है वो पुण्य वाले काम या व्रत करने भी लगते हैं। ये भी एक जो है विशेषताएं होती है इस अवस्था का। और 12 नंबर पर वीर पूजा की भावना। किशोर अवस्था में वीर पूजा की भावना बढ़ जाती है। इतिहास, साहित्य तथा वास्तविक जीवन के नायक नायिकाओं, महापुरुषों, नेताओं अथवा वीरों के आदर्श गुणों से प्रभावित होकर वे उसके प्रति श्रद्धा तथा भक्ति भाव रखते हैं तथा उनके आदर्शों के अनुयायी होकर उनकी पूजा करने लगते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि किशोरावस्था में विद्यार्थी या कोई भी आम आदमी, विद्यार्थी नहीं भी हो, तो चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में उसको लोग रिस्पेक्ट दें, और इसीलिए तरह तरह के जो है वो कार्य करता है और वो इसके लिए वो महान नेताओं को जो है अनुसरण करता है। किसी समाज सुधारक के लोगों को, जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग नियमों पर चलना प्रारंभ कर देता है। दयानंद सरस्वती के जो नियम बनाए गए हैं उनके रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है। जैसे आज के डेट में स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर बहुत लोग चलना प्रारंभ कर देते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो चाहते हैं कि इसी माध्यम से उनके जो समाज में प्रतिष्ठा बढ़े और उनके जो है लोग रिस्पेक्ट करें। और 13 नंबर पर है स्वाभिमान की भावना। किशोरों में स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है। वो छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित तथा तिरस्कार महसूस करते हैं। अगर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी जाती है तो कभी कभी इस अवस्था में विद्यार्थी घर छोड़ कर भाग भी जाते हैं या फिर कभी कभी फांसी भी लगा लेते हैं। अवसर जो इस प्रकार जो है किशोरावस्था में विद्यार्थियों में या विद्यार्थी नहीं भी हैं तो उनमें स्वाभिमान की भावना एकदम प्रबल होती है। उस समय अभिभावक, माता पिता को, शिक्षक को सोच समझकर बालकों से व्यवहार करना चाहिए। और 14 नंबर पर है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, असफल प्रेम का अभाव, नवीन अनुभवों की ललक आदि के कारण किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में अगर पूरा नहीं होता है तो कई तरह के जो है वो अपराध वाला भी काम कर सकते हैं या फिर उनकी संगति भी बढ़ जाती है। वो नशीले यूज करने वाले विद्यार्थियों से संपर्क में आ जाते हैं जिससे उनकी जो है कार्यशैली बदल जाती है और आपराधिक कार्य करने के लिए वो प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में विद्यार्थियों को पूरा ध्यान जो है रखना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ देखिए 14 जो है रीजन है किशोरावस्था का प्रभावित विशेषताओं के बारे में यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और अंत में जब यह समाप्त हो गया तो जैसा कि ऊपर आपको हम दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या लिखे हुए हैं, थोड़ा समय कम लगे इसलिए हम जल्दी कुछ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने प्रस्तावना बताया, उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ बताया आपको, उसके बाद किशोरावस्था के परिभाषाएं, उसके बाद किशोरावस्था के विशेषताएं बता दिए। अब आपको हम अंत में निष्कर्ष बताने जा रहे हैं। निष्कर्ष भी प्रस्तावना की तरह है कि जो पूरे आपने प्रश्न का उत्तर लिखा है उसमें जो है निष्कर्ष भी उस हिसाब से कि आप इतने लिखे उसके अंत में निष्कर्ष क्या हुआ है तो निष्कर्ष भी आपको बता देते हैं। ऐसी तो स्वेच्छा से लिखने की चीज़ है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। तो निष्कर्ष में जो हमने लिखा हुआ है वह इस प्रकार है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर जाता है उसी दिशा में वह जीवन में आगे बढ़ता है। वह धार्मिक या आध्यात्मिक, अधार्मिक, देश प्रेमी, देशद्रोही कुछ भी हो सकता है। इसी अवस्था में संसार के सब महान पुरुषों ने अपने भावी जीवन का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य
का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा इसी अवस्था में की थी। अतः बालकों को भावी भाग्य और उत्कृष्ट जीवन में निर्माण में इसी अवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए ऐसे निष्कर्ष लिखते हैं और ऐसे जो है प्रश्नों का आप जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक निश्चित रूप से आएंगे। और आप जो है देखे होंगे कि ऐसे प्रश्न विद्यार्थी नहीं लिखते हैं और सीधे सीधे जो है गाइड से याद करके सीधे सीधे उतार देते हैं, जो कि सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। वो तो 1 2 3 के बच्चों के लिए है। लेकिन आप अगर किसी प्रकार के ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का अगर जवाब देते हैं तभी आपको जो है अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं, अदरवाइज आपको अच्छे अंक जो है नहीं आए। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया कि किसी भी प्रश्नों का जवाब देने के पहले सबसे पहले उस प्रश्न को जो है प्रस्तावना लिखे, प्रस्तावना रूपरेखा बनाइए। किसी प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस प्रश्न का रूपरेखा बनाना है और इस रूपरेखा पर भी अलग से 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इस प्रकार रूपरेखा से भी 1-2 अंक मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और फिगर बनाते हैं तो भी इससे भी 1-2 मिल जाते हैं, और इस प्रकार निष्कर्ष से भी 1-2 मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अगर इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको मतलब कि थ्योरी में भी 90% तक या 95% तक उत्तर नंबर जो है आपको मिल सकता है। तो पुनः रिपीट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन है किशोरावस्था क्या है, इसके अर्थ परिभाषा लिखते हुए बताएं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम उसके रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में प्रस्तावना लिखेंगे, किशोरावस्था का अर्थ, उसके बाद किशोरावस्था की परिभाषाएं, उसके बाद किशोरावस्था की विशेषताएं और उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। और देखिए प्रस्तावना जो कि उसके बाद जो ऊपर लिखे हुए सबसे 1 नंबर पर प्रस्तावना, यहाँ प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ है, तो देखिए प्रस्तावना समाप्त हो रहा है, उसके बाद किशोरावस्था का अर्थ लिखेंगे। और किशोरावस्था का अर्थ के बाद क्या है, किशोरावस्था की विशेष परिभाषाएं, तो किशोरावस्था की हम लोग परिभाषाएं लिखेंगे। उसके बाद किशोरावस्था की विशेषताएं, तो फिर विशेषताएं लिखेंगे और अंत में जो है निष्कर्ष लिखेंगे। और इस प्रकार हम प्रश्नों का जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो है मतलब कि 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर या बोर्ड लेवल पर जो है टॉप करते हैं। तो अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है तो आप जो है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसको कैसे और दूसरों को प्रश्न कैसे लिखा जाए। इससे मान लीजिए लर्निंग है तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे उसकी रूपरेखा कि लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे लिखेंगे प्रस्तावना। उसके बाद लिखेंगे लर्निंग का अर्थ, उसके बाद लिखेंगे लर्निंग की परिभाषा, उसके बाद जो मूल क्वेश्चन है कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, और अंत में निष्कर्ष लिख लेंगे। तो और भी कोई भी आपके पास प्रश्न है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि रूपरेखा हम कैसे लिखें, तो आप कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 33 74 60 30। आप इस पर कमेंट मैसेज करके आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्पष्ट हुए यहाँ। एक चीज़ और कि अगर आप इस क्वेश्चन जो ये PDF बनाया गया है, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारा AB जानकारी का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। वहां से आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि आज ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप इस वीडियो को 6 महीने बाद अगर देखेंगे तो उस समय काफ़ी नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे और सारे PDF अपलोड हो जाएंगे। तो उस समय अगर चाहें तो आप जो है उसके ऊपर नीचे सर्च करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर को कमेंट करके आप इसको प्राप्त सकते हैं। फिलहाल जो है आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर ही आपको यह जो है PDF जो है मौजूद होगा, जहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। किसी प्रकार की समस्या रूपरेखा लिखने में, निष्कर्ष लिखने में या फिगर बनाने में आपको आ रही है तो निश्चित रूप से आप जो है हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी अन्य क्वेश्चन जिसका आप तैयारी करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि रूपरेखा कैसे लिखें, उसका प्रस्तावना कैसे लिखें, फिगर कैसे बनाएं, तो आप कमेंट करके आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। और अंत में कुछ आप यही कहना चाहते हैं कि इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार का अन्य लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से आपको लाभ हुआ है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को सहायता के लिए इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जो है लाभ मिल सके। क्योंकि जो है आजकल विद्यार्थी क्लास कम करते हैं, क्लास कम करने के कारण उनकी जानकारी और भी अधूरी रह गई है, जिससे परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आना तो अलग बात है, पास होना भी मुश्किल हो गया है। इस प्रकार उनका श्रम, समय, पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप इस का अनुसरण करते हैं, जो भी हम आपको रूल बताए हैं, तो निश्चित रूप से
आपको अच्छे से अच्छे अंक जो है परीक्षा में आ सकते हैं। तो पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में प्रस्तावना और अंत में निष्कर्ष, बीच में जो है अर्थ परिभाषा और मूल चीज़ लिखना है, और सभी को सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। एक फिगर अवश्य बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनाने पर अलग से 2 अंक आपको मिलते रहेंगे, और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।